ऐसा चुनाव मैंने कभी नहीं देखा, पता ही नहीं चला चुनाव हो रहा है। यूसीसी जो आपने बोला उत्तराखंड से, उसका कोई लेना देना नहीं। अग्निवीर का इम्पैक्ट है, खासकर पूर्व सैनिकों को पता है कि ये कितना बड़ा धोखा है। अब 4 साल में समस्या उनकी होगी कि लोग शादियाँ नहीं हो रही। बॉबी पवार के चुनाव को, चुनावी पदार्पण को कैसे देखते हैं आप? देखिए, बॉबी पवार के साथ जो भीड़ उमड़ रही है, हमको इतना कल्पना भी नहीं थी कि गणेश गोदियाल इतना बेहतर करेंगे। और गणेश गोदियाल, मैं अपने गांव में फ़ोन करता हूँ, वहाँ गणेश गोदियाल की बात हो रही है। कल पोखरी में गणेश गोदियाल की बात हो रही है। हरीश रावत जी ने या जिन्होंने भी जो भी किया है, वो अभी फाइट में आ गए हैं। कुछ भी वहाँ हो सकता है, इसलिए 400 पार। आपको तो मेरे से ज़्यादा पता हो। हरियाणा में क्या बोला था, कितना पार? 75 पार का नारा था ही नहीं, 40 पे आ गए थे। 40 पे आए थे। और बंगाल में भी पार हुआ था, और जगहों भी पार हुआ था। उसमें भी हिमाचल में पार हो गया था, कर्नाटक में पार हुआ था, लेकिन वो पार चुनावी बैतरणी पार नहीं कर पाए। बॉबी पवार हारे या जीते तो उत्तराखंड को एक नौजवान नेता मिल गया है। और एक और जो नेता जो मिल रहा है, चाहे किसी भी पार्टी में हो, वो उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव का प्रचार अब कुछ ही घंटों का बचा हुआ है। अपने तरीके से स्टार कैंपेनर्स झोंककर बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी है। कांग्रेस के स्टार कैंपेनर के तौर पर प्रियंका गांधी को ही की 2 जनसभाएं देखने को मिली हैं। कुछ सीटों पर निर्दलीय अपने तरीके से दमखम दिखा रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा गढ़वाल लोकसभा सीट की है, जहां से गणेश गोदियाल बीजेपी को टक्कर देते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस चुनाव की उत्तराखंड में कम से कम एक खास चीज़ ये भी देख रही है कि चुनाव का न कहीं हल्ला गुल्ला है, न कोई शोर शराबा है। एक उदासीन सा, नीरस सा और कुछ जानकारों के लिए एक तरफा सा चुनाव है। इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। उत्तराखंड के वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेखक हैं, कई किताबें उत्तराखंड के इतिहास, कल्चर पे लिख चुके हैं। जयसिंह रावत जी हमारे साथ। जयसिंह रावत जी, आपके चर्चा में स्वागत है। मेरा सीधा सा सवाल आपसे है, आपने अविभाजित उत्तर प्रदेश में भी चुनाव देखे, इस इलाके में भी और देश में भी देखे हैं। इस तरह का चुनाव आपने देखा जो 2004, 2009, 2014 का, 19 का चुनाव, 4 लोकसभा चुनाव या हो गए, 5वां चुनाव हो रहा है। एक चुनाव में एक मोनोटोनस सा माहौल बना हुआ है, जिससे पूछो बहुत गहरी जाए, बोले साहब एक तरफा है। कुछ लोग कह रहे हैं साहब कांग्रेस सरेंडर मोड में है, 1-2 सीट पे कुछ निर्दलीय जोर मार रहे हैं, गढ़वाल पे गणेश गोदियाल। ओवरऑल क्या पिक्चर देख रहे हैं? अब तो प्रचार का भी ऑलमोस्ट प्रचार अब खत्म हो गया एक तरह से, कुछ ही घंटों का वक्त बचा हुआ है। स्टार प्रचारक करीब सब के आ चुके हैं। मैं लगभग 1978 से ये इलेक्शन कवर कर रहा हूँ, क्योंकि उस समय जनता पार्टी के ज़माने में 8 जो सरकारें थी गिरा दी गई थी, तो उसकी कांग्रेस पार्टी की, तब से लेके आज तक हुआ। हमने यूपी में देखा, और 2002 में पहला उत्तराखंड का चुनाव हुआ, तब से लेके अब तक देख रहे हैं। ऐसा चुनाव मैंने कभी नहीं देखा, पता ही नहीं चला चुनाव हो रहा है। अच्छा, ऐसा उम्मीद लग रही थी कि मोदी जी आएंगे तो और जोश भरेगा लोगों में, क्योंकि मोदी जी आए, उनकी सभा में जो भीड़ होनी थी तो हो ही गई, लेकिन वो माहौल ही नहीं, ऐसा लग नहीं रहा है कि इलेक्शन हुआ है, और खामोश है सिस्टम। और इसकी वजह से होता ये है कि लोग खुलकर बाहर नहीं आ पा रहे हैं। मतदाता ऐसा लगता है कि वो खामोश है। ये खामोशी क्यों दिख रही है? एक तरफ तो कहा जा रहा है कि राम मंदिर का निर्माण हुआ है, तो एक वोटर में जोश है, और यूसीसी उत्तराखंड में लागू हो गए, इसका जोश होना चाहिए। बीजेपी की रैलियों में भी वो उस तरह का उत्साह काडर में, कार्यकर्ता में नहीं दिख रहा है कि ऐसा लग रहा है कि साहब बस चुनाव होना है, और शायद लोगों को लगता है कि भाई जिनको वोट देना वो तय सा बना हुआ है, या कुछ और कहानी क्या नज़र क्या आ रही है? इस सिचुएशन के पीछे की वजह क्या देखते हैं आप? मुझे लगता है कि राम मंदिर वाले में काफ़ी विलम्ब हो गया, तब जाके तब तक लोग, वो मामला काफ़ी दब गया है। यूसीसी जो आपने बोला उत्तराखंड से, उसका कोई लेना देना नहीं। ये केवल चुनावी था, चुनाव तक के लिए, क्योंकि संविधान की दृष्टि से भी इसने टिकना नहीं है, भविष्य में होना है। और अगर ज़्यादा उछालेंगे तो इसमें एक और आ गया, वो वाला 1 साल के निवासी वाला, तो कांग्रेस ने इस मसले को उठाया तो है, क्योंकि पहली बार उसका परिभाषित हो रहा है कि निवासी यहाँ का कौन होगा। क्योंकि अब तक तो जीवो था, वो स्टैंडिंग ऑर्डर है, इसका एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है, उसका बदलता रहता है, लेकिन कानूनी परिभाषा पहली बार हुई है। तो ये यूसीसी भी ज़्यादा उनको फ़ायदा, मतलब लोगों को उत्साहित नहीं कर पा रहा है। और आप देखें, निर्वाचन आयोग इतना कोशिश हो रही है कि
जहाँ तहाँ वोटर की रैली हो रही है, वो सारी चीज़ें, एडमिनिस्ट्रेशन सारा लगा, उसके बाद भी पता नहीं चल पा रहा है प्रदेश में चुनाव हो रहा। और ये यहीं क्या नहीं, ये और जगह का भी है। इसकी वजह से जो आपके प्रत्याशी हैं उनकी चिंताएं बढ़ रही हैं, उन्हें नहीं पता चल रहा है कि ये रुझान आखिर किधर जा रहा है। ये साइलेंट जो वोटर है, ये उदासीन वोटर है, क्या कहना चाह रहा है? क्या उत्तराखंड के साथ चैलेंज एक ये भी रहा है, कंपैरेटिवली जो हिमालयी राज्यों के मुकाबले हमारे यहाँ वोटिंग परसेंटेज कम रह जाता है, ये उदासीनता कहीं वोटिंग परसेंटेज को और तो नहीं गिरा देगी? या आपको लगता है कि लोग इस बार कुछ मन बना के बैठे हैं, 14 और 19 जैसी लहर तो है नहीं? क्या वजह क्या देख रहे हैं उदासीनता की, वोटर की उदासीनता के पीछे? उदासीनता के पीछे तो एक तो अब खेतों में काम शुरू हो जाता है, एक तो शुरू वो है। दूसरा ये है कि शादियों का मौसम है, लोग शादियों में हैं, भीड़ जुटाना जो राजनीतिक दलों के लिए भीड़ जुटाना भी मुश्किल हो गया। यही जो भीड़ आप यहाँ की बात कर रहे हैं, ऋषिकेश और बाहर हो रही है, पहाड़ों में तो कोई जा ही नहीं रहा है। न बीजेपी के बड़े नेता जा पाने, परसों हो गए थे रक्षा मंत्री जी राजनाथ सिंह जी, तो क्या कितने कहाँ भीड़ जुटा पाए? क्योंकि लोग अपनी शादियों के दोनों 18-19 लगातार शादियों का चल रहा, तो उसकी प्रिपरेशंस में लोग हैं। तो इस बार इतने तैयारियों के बाद भी अगर ये वोट परसेंटेज बढ़ जाता है तो इसका मतलब कुछ न कुछ उन्होंने ठानी हुई है मतदाताओं को। लेकिन अभी आपने सही कहा है कि ओवरऑल रुझान तो बीजेपी का है ही है, इसमें दो राय नहीं क्या है। जैसे बीजेपी के अपने मुद्दे हैं, राम मंदिर है, धारा 370 हटाने की बात है, और बहुत सारे मुद्दे हैं, उत्तराखंड में यूसीसी का भी जिक्र है। विपक्ष कहता है कि साहब अग्निवीर, क्योंकि ये सैन्य भूमि है, फौजी स्टेट है, क्या अग्निवीर मुद्दा कुछ इम्पैक्ट डालेगा या सिर्फ कुछ यूथ में हल्ला है, ज़मीन पे दिख रहा? नंबर 1। नंबर 2, अंकिता भंडारी प्रकरण से क्या सत्ताधारी दल को यानी बीजेपी को नुकसान होता नजर आ रहा है, या आपको लग रहा है कि ये भी एक पॉकेट विशेष में रहने वाला है? उसके अलावा जो चाहे वो फिर बेरोजगारी का मसला, उत्तराखंड में 9 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं, और बेरोजगारों के लड़ाई लड़ते लड़ते टिहरी सीट पे बॉबी पवार निर्दलीय चुनाव भी लड़ रहे हैं। क्या मुद्दों पर मोदी की छवि हावी है? क्या देख रहे हैं आप? देखिए, एक तो जहाँ तक अंकिता भंडारी का सवाल है तो लोकल मुद्दा है, राज्य सरकार का मुद्दा है, उससे केवल बीजेपी की इमेज खराब होती है, तो उससे, लेकिन मोदी की इमेज उससे खराब नहीं होती है ना। लेकिन जहाँ तक अग्निवीर का सवाल है, अग्निवीर का इम्पैक्ट है खासकर सैनिकों में, पूर्व सैनिकों में इसका है, आप केवल युवाओं में नहीं है। पूर्व सैनिकों को पता है कि ये कितना बड़ा धोखा है, क्योंकि यहाँ के लोग अब सब घर घर में होते हैं। मैं भी फौजी परिवार से हूँ, मैं डिपेंडेंट हूँ, ऑफिशियल डिपेंडेंट हूँ एक आर्मी ऑफिसर का। मेरे सारे खानदान में भाई भतीजा सारे जिन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, मेरे शहीद भी हुए हैं, तो सब मेरा नहीं, सबका वही साल। तो जो पूर्व सैनिक हैं वो सोचते हैं कि हम भर्ती हुए 4 साल के लिए नहीं, भर्ती हुए अलायंस नायक बने, हवलदार बने, हवलदार के बाद नायब सूबेदार बने, नायब सूबेदार के बाद सूबेदार बने, सूबेदार मेजर बने, सूबेदार मेजर के बाद ऑनरी कैप्टन तक लोग बनते थे। और अब तो आप तो कवर करते हैं आईएमए को, वहाँ तो हर साल कितने हो जाते हैं, या तो हरियाणा नंबर टक्कर होती थी और उत्तराखंड की होती थी, अब उत्तराखंड कम हो रहा, उसमें भी हो रहा है। लेकिन यहाँ फौज का अब 4 साल में समस्या उनकी होगी कि लोग शादियाँ नहीं हो रही। 4 साल की नौकरी के बाद क्या है वो एक वीडियो सोशल मीडिया में जय सिंह रावत जी वायरल हो रहा है, जिसमें एक पत्रकार एक महिला से पूछता है, बीजेपी की रैली में आई हुई महिला से, कि अग्निवीर योजना का तो को कैसे देख रहे हैं आप लोग, इससे तो लोगों को बड़ा नुकसान हो रहा है। तो महिला कहती है कि हाँ, वैसे हमारे लिए तो अच्छी नहीं, लेकिन मोदी जी ने कुछ अगर डिसीजन लिया है तो कुछ अच्छा सोच के ही लिया होगा। पत्रकार फिर सवाल करता है, लेकिन सेना तो हमारी रीढ़ है और रीढ़ को कमज़ोर किया जा रहा है। तो उस पर महिला का जवाब आता है कि विपक्ष को पुरजोर तरीके से इसका विरोध शुरू में करना चाहिए था। अच्छा, ये जो हमारी जो अग्निवीर जो योजना है, ये कैसी है? ये अगर हमारी उससे तो अच्छी नहीं है, पर अगर मोदी जी ने किया है ये काम तो कुछ सोच समझ के किया होगा। नहीं सही था, पर अब मंत्री पहले लोग जब तक थे विरोध उसी समय करना चाहिए था ना, विपक्षियों को पुरजोर विरोध तो करते। आप बोलेंगे अपने नेताओं को कि इस पर काम किया जाए? हाँ जी, बिल्कुल बोलेंगे। ये जो अग्निवीर को लेकर के बहुत सारे लोग बोलेंगे हाँ साहब, इसमें
दिक्कत है, लेकिन लास्ट में बीजेपी के जो थिंक टैंक वो मानते हैं कि पर्वतीय क्षेत्र में हो चाहे प्लेन में, महिला नारी शक्ति का बड़ा वोट बैंक मोदी जी से कनेक्ट है। और ये जो वीडियो वायरल हो रहा है बताता भी है कि देखिए उसमें भी विपक्ष की गलती ढूंढी जा रही है कि आपने पुरजोर विरोध नहीं किया, योजना गलत है, लेकिन मोदी जी लाए कुछ सोच के लाए होंगे और आपको पुरजोर विरोध करना चाहिए था विपक्ष को। यानी कि मोदी जी मन में इस तरह से बैठ गए हैं, सरकार की गलतियां वो भी लोग नहीं देख पा रहे। भयंकर। आप ये समझिए, इतना मोदीकरण हो गया, लोगों के दिमाग में इतना मोदी जी बैठ गए हैं कि आप जैसे बिल्किस बानो की बात आई, इससे जघन्य कुछ हो सकता है, मणिपुर में से भी जघन्य कुछ हो सकता है। लेकिन अब की महिलाओं से भी पूछो जो समर्थक हैं, उनसे पूछो तो उनके लिए भी कोई बहुत बड़ी घटना मणिपुर में नहीं हुई है। इससे बड़ा क्या हो सकता है? बिल्किस बानो के साथ मतलब जितना बड़ा जघन्य अपराध हुआ है, पूछिए उनको, उन समर्थकों से पूछिए, तो वो उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो रही है। तो इसका आप ये समझिए कि लोगों का इतना ब्रेन वॉश हो गया है। वो वाली बात जो हो गई है तो वो तो बहुत ही, अब मैं क्या बोल सकता हूँ, वो तो कभी हिटलर के ज़माने में उनका होता था ना, फासिस्ट का था, उनका दिमाग से उनका भी वही था, स्वास्थ्य था, बाकी सारा रेशियल सिस्टम था। तो कहीं ये चिंता का विषय ये हो रहा कि हम असली मुद्दों को भूल के इस तरह अंधभक्ति की तरफ जाएंगे, लोग जाएंगे तो रेल जो इश्यूज है भूल जाएंगे। तो क्या समझा जाए कि बेरोजगारी का मसला कोई रहने वाला है? बॉबी पवार चुनाव लड़ रही, इसी बेरोजगार युवाओं के आंदोलन को आगे बढ़ाते बढ़ाते वो चुनावी मैदान पे टिहरी सीट पे महारानी वर्सेस बॉबी पवार में आप कुछ देख रहे हैं? बेरोजगारी मुद्दा बनने वाला है या आपको लगता है ये मुद्दा युवाओं का जरूर है लेकिन इसका बहुत वोटिंग पे असर नहीं पड़ने वाला? बॉबी पवार के चुनाव को, चुनावी पदार्पण को कैसे देखते हैं आप? देखिए, बॉबी पवार के साथ जो भीड़ उमड़ रही है, उनको बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। वो समझिए कि बेरोज़गारों की आवाज़ है वो ये समझिए कि बेरोज़गारी के प्रति कितना युवाओं में वो है, लेकिन वो कितना परसेंट है? क्या आपको लगता है टिहरी लोकसभा क्षेत्र में बॉबी पवार इम्पैक्ट डालेंगे, राजनीति के डर्रे को बदल पाएंगे, युवाओं का जोश है वो वोटिंग में उसका टर्न होगा, या क्या लग रहा है आपको? देखेंगे जीतेंगे या हारेंगे ये तो बात अलग है, वो 4 तारीख को पता चलेगा। लेकिन उन्होंने एक आवाज़ बेरोज़गारों को एक आवाज़ दी है उनको। बेरोज़गारी की जो एक समस्या है, जो गंभीर समस्या है, पहली बार उत्तराखंड में बेरोज़गारी के खिलाफ इतना बड़ा ये आंदोलन समझिए उसको, जो बॉबी के साथ जो जनसमूह युवाओं का उमड़ रहा है। मैं नहीं कह रहा वो जीत ही रहे हैं, वो बेरोज़गारी की जो समस्या की आवाज़ है वो। यानी कि चुनावी नतीजे किससे के बरक्स भी देखा जाए तो बॉबी पवार जिस तरह एक वास्तविक पहली बार जमीन पर लेकर आ रहे हैं, उसको एक तरह विमर्श का विषय बना रहे हैं, ये कम से कम कोशिश कर रहे हैं। पहली बार बेरोजगारी के खिलाफ उत्तराखंड में इतना बड़ा जनसैलाब उमड़ रहा है। अगर हम गढ़वाल की बात करें, सबसे एक प्रतिष्ठा की सीट मानी जाती है, कितने सारे मुख्यमंत्री इसी संसदीय क्षेत्र से निकले हैं। क्या आपको लग रहा है जिस तरह से संसाधनों के अभाव से कांग्रेस जूझ रही है और वो कह रही है भाई हमारे खाते भी सीज कर दिए, और आप देख रहे हैं उनके स्टार प्रचारक के तौर पर प्रियंका गांधी ने 2 ही बैठकें जनसभाएं की है, क्या गणेश गोदियाल जिस तरह से चुनाव को स्थानीयता का पुट दे करके गढ़वाली जुबान में अपनी बात लगातार वो रख रहे हैं और गढ़वाल की अस्मिता के सवाल को बड़ा खड़ा कर रहे हैं, क्या आपको लग रहा है गणेश गोदियाल की जो चुनावी लड़ाई है उसको किस नज़रिए से आप देखते हैं? देखिए, आप भी जानते हैं, आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, यहाँ उत्तराखंड की 5 सीटों में सबसे कमज़ोर सीट कांग्रेस की पौड़ी मानी जा रही थी। वो ऐसा लग रहा था कि जो भी आएगा वो जीत जाएगा, और हमको इतना कल्पना भी नहीं थी कि गणेश गोदियाल इतना बेहतर करेंगे। अब वो पत्नी कल हार जीत होती है तो अगर चुनाव असली लड़ा जा रहा है, अगर चुनाव में थोड़ा रोचक आया तो बॉबी ने थोड़ा रोचक बनाया इस बार हल्का, वो भी सोशल मीडिया में और थोड़ा वो होता, या तो क्या कहते हैं पौड़ी में गणेश गोदियाल ने गया। और गणेश गोदियाल मैं अपने गांव में फ़ोन करता हूं जहां तो हमारे इलाके में बीजेपी समर्थक क्योंकि धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं, वहाँ गणेश गोदियाल की बात हो रही है। कल पोखरी में गणेश गोदियाल की बात हो रही है। अभी हमारे एक मित्र वहाँ से घूम के आए हैं, कवर करके आए हैं, वो कह रहे थे भैया तो गणेश गोदियाल अंदर गांव में भी गणेश गोदियाल की बात हो रही है। तो
देखिए आप, कांग्रेस बीजेपी को हम कमज़ोर तो कतई नहीं समझ सकते हैं। उनका मीडिया, उनका जो इलेक्शन का मैनेजमेंट है, जो पोलिंग बूथ का मैनेजमेंट है, जो इतना प्रभावशाली उनका है, तो वो उस दौरान कुछ भी हो सकता है। लेकिन जितना बेहतर चुनाव ये, और अपने बलबूते पर उनका कांग्रेस पार्टी की कोई बैकिंग गणेश गोदियाल के पास नहीं है। अकेला वो आदमी लड़ रहा है। और उन्होंने जब डिक्लेयर होने से कुछ दिन पहले उधर से शुरू कर दिया था, जब थराली की तरफ से, तो भीड़ उनके साथ उमड़ने लग गई थी। तो उनका वो जो कनेक्ट है, लोगों को लग रहा है। दूसरा, उनका जो अपोनेंट है, और निश्चित रूप से इसमें दो राय नहीं है कि जो पिछले जो हमारे सांसद रहे हैं उनमें सबसे ज़्यादा अच्छा काम रहा है अनिल बलूनी का। लेकिन उनकी सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि वो पब्लिक के साथ, अपने संगठन के साथ कनेक्ट नहीं है। अच्छा, दूसरा, अभी भी वो समझते हैं कि जो वोट मांगने भी जाते हैं तो वो समझते हैं मैं तो मोदी जी का आदमी हूँ और अमित शाह का करीबी आदमी हूँ, तो आप याद रखो मैं तुम्हारे काम तो हो ही जाएंगे। मैं, वो जो फीलिंग है, वो जो एरोगेंस है, मुझे लगता है कि बाहर का आदमी इन मामलों में बड़ा वो होता है, उसकी खोपड़ी घूम जाती है। ये जो हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र है, यहाँ हम और आप सब लोग ये मान रहे थे कि इस बार रावत वर्सेस रावत होगा, यानी त्रिवेंद्र सिंह रावत वर्सेस हरीश रावत होगा। रावत वर्सेस रावत तो है, लेकिन हरीश रावत तो लड़ाई से पीछे हट के सारथी की भूमिका में बैठ गए, उन्होंने अपने पुत्र को आगे कर दिया। ये मैं लगातार इस चीज़ को जयसिंह राव जी रख रहा हूँ। एक तरफ विपक्ष कहता है, कांग्रेस कहती है कि लोकतंत्र को खतरा है, और ये सही भी बात है, विपक्ष मजबूत रहेगा तो ही देश का लोकतंत्र भी मजबूत रहेगा। लेकिन ऐसे समय में पूरे देश की बात भी नहीं करें तो उत्तराखंड में आज प्रीतम सिंह चुनाव नहीं लड़ रहे, यशपाल आर्य चुनाव नहीं लड़ रहे, कर्ण मारा चुनाव नहीं लड़ रहे, हरीश रावत चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। क्या ऐसे समय में जब लोकतंत्र बचाने की आप दुहाई दे रहे हैं, बीजेपी को कड़ी चुनौती देने की राहुल गांधी बात करें, उस पर खरा उतरने पर सीनियर्स पीछे हट गए, हरीश रावत उस सीट पर चुनाव लड़ते तो क्या नज़ारा होता? आज उन्होंने कहा कि नहीं, बेटे को लॉन्च करने का यही अच्छा मौका है। आप जानते हैं कि जो कुछ दिन पहले जब तक कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं हुए थे तो कांग्रेस के लिए दो आसान सीट जो मानी जा रही थी, एक नैनीताल और एक देहरादून मानी जा रही थी, हरिद्वार मानी जा रही थी। उसका वजह ये थी कि पिछला जो 2022 का विधानसभा चुनाव था, यहाँ कांग्रेस पार्टी की परफॉर्मेंस अच्छी थी। दूसरा, यहाँ की डेमोग्राफी भी आप जानते हैं, पहाड़ के लोगों का थोड़ा धार्मिक प्रवृत्ति, हमने ये मान लिया था कि ये बीजेपी को ही वोट करेंगे। ये लगभग जो नैरेटिव ऐसा बन रहा था। लेकिन क्योंकि अच्छा, नैनीताल में वो किसान भी है, अल्पसंख्यक भी है, दूसरे लोग भी हैं, बंगाली भी हैं, सब कुछ है। वही हरिद्वार का है ना, किसान भी है। वो यहाँ से कितनी कांग्रेस की विधानसभा की 5 सीटें हैं कि 7 हैं? 5 सीटें हैं। तो इसकी वजह से कंफर्टेबल माया से ऐसा भी कहा जा रहा था कि अगर यहाँ से हरीश रावत लड़ेंगे तो जीत सकते हैं। लेकिन अब अभी हम तो नहीं कह सकते हैं कि भाई वो हारी जाएंगे या जीत ही जाएंगे। लेकिन वहाँ जो ट्रायंगल हो गया है, और हमारे पत्रकार साथी भी वहाँ पर चुनाव मैदान में और सुना, वो बहुत अच्छा चुनाव लड़ भी रहे हैं, क्योंकि उनके साथ ये है कि वो पब्लिक के साथ उनका अच्छा है। हाँ, इसी और अच्छा चुनाव जीता। अच्छा, दूसरा, उनका हाथ खुला हुआ रहता उनका खर्चे मर्ची का, और चीज़ें भी आप ये समझ सकते हैं कि उनके लिए संसाधनों का अभाव नहीं है उनके लिए, और नहीं उनके ईडी का डर है, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स, किसी चीज़ का डर नहीं है। अब तो उस वजह से उनका हो रहा है। लेकिन अभी ये कहा जा रहा है कि अब तक कुछ दिन पहले तक कि जो अल्पसंख्यक वोट था वो 50-50 था, और जो अब टर्न हो रहा है वो 70% 80% तक जा रहा है। किनके पक्ष? ये कांग्रेस के पक्ष में, है ना। तो ये अगर और फर्दर उसका मोबिलाइजेशन ये अगर कांग्रेसी करते हैं तो कुछ भी हो सकता है। बीएसपी का मुस्लिम कैंडिडेट, बीएसपी का मुस्लिम कैंडिडेट निश्चित रूप से है, लेकिन वो मुजफ्फरनगर का पूर्व विधायक है, पूर्व विधायक है, उनके बाहरी प्रत्याशी है। फिर भी बीएसपी कैडर वोट तो बीएसपी का वो मुस्लिम वोट तो नहीं पड़ता उनको, दलित वोट उनका कैडर वोट पड़ेगा। लेकिन कैडर वोट भी आप जानते हैं कि काफ़ी संख्या तक ये कांग्रेसी तो खा गई थी। कांग्रेस ने ही तो बीएसपी को ख़त्म किया हरिद्वार में। कुछ वो
काजी साहब थे और लोग थे, तो कुछ बीजेपी में चले गए, कुछ कांग्रेस में चले गए, वहाँ संगठन ही कहाँ है। तो वो स्थिति है, मतलब अभी भी फाइट आप देख रहे हैं। फाइट ठीक हरीश रावत होते तो और बेहतर फाइट होती है। और जो असली चुनाव, अच्छा चुनाव हो रहा है वो तो पौड़ी में है। और हरीश रावत जी ने या जिन्होंने भी जो भी किया है वो अभी फाइट में आगे हैं, कुछ भी वहाँ हो सकता है। बॉबी पवार हारे या जीते तो उत्तराखंड को एक नौजवान नेता मिल गया है। और एक और जो नेता जो मिल रहा है, चाहे किसी भी पार्टी में हो, वो गणेश गोदियाल मिल रहा है, जो अपने दम पर कुछ भी कर सकता है। यानी गढ़वाल में जहां कांग्रेस को नेताओं का वैक्यूम है ये 2016 की टूट के बाद, वहां गणेश गोदियाल जैसे पर अगर कांग्रेस नेतृत्व तो भरोसा करता है इस चुनाव के बाद, तो उनको एक अच्छा नेता 2027 के नजरिए से मिलता है। बिल्कुल, वो जीते हैं या हारे हैं, लेकिन दो लोग यहाँ गढ़वाल से उभर चुके हैं, बॉबी पवार भविष्य है और गणेश गोदियाल। आखिरी सवाल जयसिंह राजू कि आप सिर्फ उत्तराखंड को ही नहीं देखते, आप पूरे देश के राजनीतिक चीज़ों को देखते भी हैं, समीक्षा भी करते हैं। एक तरफ 400 पार का नारा है कि 370 पार बीजेपी और एनडीए 400 पार, दूसरी तरफ कई तरह के विपक्ष के दावे भी आ रहे हैं। कुछ राज्यों में हम देख भी रहे हैं, चाहे बंगाल हो, चाहे बिहार हो, चाहे महाराष्ट्र हो, जहाँ अच्छा बीजेपी को पिछली बार वोट मिला था वहाँ चुनौती भी है। ये जो 400 पार का नारा है, इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए, हम लोगों का इस जर्नलिज्म में एक प्रोपेगेंडा पढ़ाया जाता है, तो ये बीजेपी का प्रोपेगेंडा है। और प्रोपेगेंडा जैसे उस ज़माने से गोयल से शुरू हुआ था ये, कि जितना आप करेंगे, जितना बार वो करेंगे वो सच हो जाता। इस तरह से गोयबल्स की थ्योरी चल रही है, थ्योरी चल रही है। और उसको प्रोजेक्ट करने की बात आप, क्योंकि ये मनोवैज्ञानिक होता है प्रचार, तो चुनाव का प्रचार आप नैरेटिव सेट करते हैं और सारी चीज़ें, तो दिमाग में आज मोदी जी का लोगों के दिमाग में, मैंने अभी बताया उदाहरण थी, वो है, तो वो प्रोजेक्ट किया गया है, इमेज बनाई गई। तो इसके लिए तो बहुत ही हाईली टेक्निकल मामला, साइंटिफिक मामला है, इसलिए 400 पार। आपको तो मेरे से ज़्यादा पता हो, हरियाणा में क्या बोला था, कितना पार? 75 पार का नारा था ही नहीं, 40 पे आ गए थे, 40 पे आए थे। और बंगाल में भी पार हुआ था, और जगहों भी पार हुआ था, उसमें भी हिमाचल में पार हो गया था, कर्नाटक में पार हुआ था, लेकिन वो पार चुनावी बैतरणी पार नहीं कर पाए। तो मैं ये कह रहा हूँ, बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, और वो भाई क्लियर मेजॉरिटी भी बीजेपी को मिल सकती है, 272 भी मिल सकती है, लेकिन कोई 400-370 ये सर कहाँ से मिलेगी? साउथ में अभी भी कई आ रहे हैं, उनके लिए तो राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट है। साउथ में कह रहे हैं कि राहुल गांधी हमारा प्राइम मिनिस्टर है ना, लेकिन उत्तर में कुछ नहीं है। ये साउथ में जा नहीं पा रहे हैं। अब आप जब यहाँ की 5 की 5 सीटें हैं आपकी उत्तराखंड में, हमें 5 की 5 का भी डाउट हो रहा है कि 5 मिल जाएंगी। हरियाणा में चौधरी वीरेंद्र सिंह कैसे आगे, है ना। यूपी में तो जो बोर्ड बट रहा था, देखिए वो 3 सीटें नहीं दे रहे थे अखिलेश कांग्रेस को, 17 क्यों दे गए? इसका मतलब उनको लग रहा था कि वोट बैंक इस समय बदलती मुस्लिम वोट जो है इस समय कांग्रेस के साथ है। उन्हें लगता है कि आज मोदी जी से कोई टक्कर लेगा तो राहुल ही लेगा, या कांग्रेस पार्टी ही ले सकती है। इसलिए उन्होंने कहा कि बजाय इन्होंने अपने अखिलेश जी ने कि बजाय समझौता कर लो, इनको जीते हारे इनको मैक्सिमम सीटें दी, कम से कम मेरी वोट पर असर न पड़े। तो जहाँ भी लग रहा है, क्योंकि मैक्सिमम तो जा चुके हैं, सही है, तो अब जब होगा तो घटेंगे। हम ये नहीं करें ख़त्म हो रहे हैं, लेकिन घटेंगे ही। तो 272 आ जाएंगे तो गनीमत है, मैं ये अपने बलबूते पर। जी, हमसे बातचीत करने के लिए जयसिंह राजू शुक्रिया। कुल मिलाकर के जयसिंह रावत जी ने जो चीज़ें रखी कि राष्ट्रीय स्तर पे जो 400 पार का है वो बीजेपी का अपना एक प्रोपेगेंडा है, उनकी स्ट्रेटजी है एग्रेसिवली चुनाव लड़ने की, लेकिन उनको लगता है कि बहुमत के आसपास आप जा सकते हैं, लेकिन आप घट भी सकते हैं। दूसरा, उत्तराखंड को लेकर के जयसिंह रावत जी ने कहा 2-3 बड़ी बातें। उन्होंने कहा कि बॉबी पवार और गणेश गोदियाल के तौर पर चुनावी नतीजे 4 जून को जो भी रहे, लेकिन उन्होंने अपनी लीडरशिप दिखाई है कि युवा नेतृत्व की भावना उनमें नजर आई है, वो गुण उनमें नजर आया है। ये एक उत्तराखंड की इस लोकसभा चुनाव की अचीवमेंट हो सकती है। उसके अलावा वो मानते हैं पर्वतीय क्षेत्र में एक बड़े वोट बैंक पे प्रधानमंत्री मोदी का प्रभाव जरूर है, लेकिन फिर भी वो मानते हैं कि गढ़वाल हो चाहे हरिद्वार हो,
कुछ सीटों पर कांग्रेस भी चीज़ों को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है। नज़र नतीजों पर ही रहेगी, तभी खुलासा हो पाएगा कि कांग्रेस कितना अच्छा चुनाव लड़ी है। लेकिन कुल मिलाकर के जय सिंह रावत जी मानते हैं कि देश में कांटे का मुकाबला है। खासतौर पर साउथ की अगर बात करें तो वहाँ राहुल गांधी को अच्छा वेटेज मिल रहा है, और साउथ में इस बार बीजेपी को कर्नाटक से लेकर के तेलंगाना तक दूसरे राज्यों में दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। धनुष अड्डा के वीडियोज़ को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।